हेलो एवरीवन, दिस इज सोमा हियर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल स्कैनिंग की लास्ट टेक्निक जो कि है पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करना, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। सो पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल क्या है, इस मॉडल को किन्होंने डेवलप किया है? तो इस टेक्निक को माइकल पॉटर जो कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर थे, उन्होंने इस टेक्निक को डेवलप किया है। उन्होंने अपने बुक कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी टेक्निक्स फॉर एनालाइजिंग इंडस्ट्रीज एंड कॉम्पिटिटर्स में 5 फोर्सेस मॉडल का जिक्र किया था। उनकी ये जो टेक्निक है या फिर टूल है, ये एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है, बट ये क्या है, बहुत ही पावरफुल टूल है, जिससे कि इंडस्ट्री में कंपटीशन की जो मेन सोर्स है उसे आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। इस मॉडल के हेल्प से फर्म के लिए ये जानना इजी हो जाता है कि कौन सी फोर्स उनके इंडस्ट्री को अफेक्ट कर रही है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे इंक्रीज़ करना है और कैसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे कंपटीशन को कट डाउन करना पॉसिबल है। ये सारी बातें इस टेक्निक के थ्रू पॉसिबल हो पाती हैं जानना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं पोर्टर्स की जो 5 फोर्सेस मॉडल है उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया है। सो अकॉर्डिंग टू पोर्टर, उनके अकॉर्डिंग एक इंडस्ट्री में जो कॉम्पिटिटिव प्रेशर है, उनकी जो मेन सोर्स है, उनको रिप्रेजेंट करता है ये 5 फोर्सेस। हम जो 5 फोर्सेस मॉडल पढ़ने वाले हैं वो क्या है, वो कॉम्पिटिटिव प्रेशर, एक इंडस्ट्री में जो कॉम्पिटिटिव प्रेशर है उसकी मेन सोर्सेस है। सो अकॉर्डिंग टू पोर्टर, उन्होंने क्या कहा है कि इंडस्ट्री की जो ग्रोथ रेट है या फिर हम टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ या फिर गवर्नमेंट इंटरवेंशंस देखते हैं, ये सारे क्या है, ये परमानेंट फैक्टर्स नहीं हैं जो कि एक फर्म पे अफेक्ट डालते हैं। ये क्या है, ये सारे टेम्प्ररी फैक्टर्स हैं। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्री, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ये क्या है, ये टेम्प्ररी फैक्टर्स हैं। ये किन्होंने कहा है, ये पोर्टर के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि ये सारे क्या है, टेम्प्ररी फैक्टर्स हैं। बट उन्होंने क्या कहा है कि जो उन्होंने 5 फोर्सेस दिए हैं इस मॉडल में, वही 5 फोर्सेस परमानेंट हैं जो कि इंडस्ट्री पर अफेक्ट डालते हैं। सो अब हम समझ चुके हैं कि उनके अकॉर्डिंग जो 5 फोर्सेस उन्होंने दिए हैं उनको उन्होंने मेजर सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रेशर बताया है। एक इंडस्ट्री में जो कॉम्पिटिटिव प्रेशर क्रिएट होती है उनकी मेन सोर्स क्या है, ये 5 फोर्सेस। चलिए देखते हैं क्या है ये 5 फोर्सेस। सो पोर्टर्स के अकॉर्डिंग 5 फोर्सेस हैं। फर्स्ट है कॉम्पिटिटिव राइवलरी, नेक्स्ट है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, थर्ड है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, नेक्स्ट है थ्रेड्स ऑफ न्यू ट्रेंड्स एंड लास्ट थ्रेड्स ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। चलिए एक बार डायग्रामेटिकली देख लेते हैं तो हमें क्या होता है कि डायग्राम देखने से अच्छी तरह से यही याद रहेगा। चलिए क्या क्या है 5 फोर्सेस में, कॉम्पिटिटिव राइवलरी, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स, थ्रेड्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स एंड थ्रेड्स ऑफ सब्स्टिट्यूट। चलिए वन बाय वन हम इन्हें डील करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, कॉम्पिटिटिव राइवलरी। इसमें क्या होता है, कॉम्पिटिटिव राइवलरी, इसमें फर्म को देखना होता है कि एक फर्म के कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, कौन कौन है। फर्म की जो राइवलरी कंपनी है उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी में और अपनी क्वालिटी में क्या डिफरेंसेस है, साथ ही अपनी सर्विस क्वालिटी और कॉम्पिटिटिव की सर्विस क्वालिटी दोनों में से बेहतर कौन है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इंडस्ट्री में ग्रोथ कैसी हो रही है और कॉम्पिटिटर्स की साइज, साथ में एग्जिट बैरियर्स कैसे हैं मार्केट में। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एक फर्म को देखना पड़ता है कि उनकी कॉम्पिटिटिव राइवलरी की ये सारी डिटेल्स उन्हें देखनी पड़ती है। तो अगर कॉम्पिटिटिव राइवलरी हाई है, अगर उन कंपटीशन ज़्यादा है मार्केट में, तो क्या होगा, तो फर्म के लिए क्या होगा, ऑटोमेटिकली सेल्स जो रहेंगे वो लिमिटेड हो जाएंगे और प्रॉफिट मार्जिन जो रहेगी कम हो जाएगी। सेल्स कम होगी तो उनको अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करना होगा, एडवर्टीजमेंट ज़्यादा करनी होगी, साथ ही डिस्काउंट ऑफर करने होंगे, तभी कंपनी अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाएगी। और अगर कंपटीशन लो है तो फिर क्या होगा, कंपटीशन अगर लो है तो क्या होगा कि उनकी जो मार्केट में पोजीशन है, इससे पता चला है कि फर्म में मार्केट की पोजीशन अच्छी है, सेल्स भी
इसीलिए हाई हो रही है। प्रॉफिट उन्हें अर्न करने में इजीली उन्हें प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं वो, तो अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उनकी एडवर्टीज़मेंट जो रहेगी कॉस्ट वो कम होगी। और एक इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो रहा है, ये एक बड़ा पॉइंट है, तो क्या होता है ऑटोमेटिकली कंपटीशन जो रहता है कंपनी के लिए कम हो जाता है और एक अच्छी प्रॉफिट अर्निंग करने में हेल्पफुल होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। क्या है ये बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स? इसमें कौन कौन से पॉइंट्स देखने होते हैं कंपनी को? इसमें देखना होता है कि सप्लायर स्विचिंग कॉस्ट कितनी हो रही है। क्या है ये सप्लायर स्विचिंग कॉस्ट? अभी जो प्रेजेंट टाइम में जिससे कंपनी रिसोर्सेज ले रही है, अपने लिए रॉ मटेरियल ले रही है, उसकी जगह पर किसी और सप्लायर से लेने पर उनको क्या कॉस्ट आ रही है, ज़्यादा हो रही है कॉस्ट या फिर कम लग रही है, ये देखना होता है कंपनी को। साथ ही सप्लायर्स कितने हैं मार्केट में, ये भी देखना ज़रूरी होता है। तो कब पता लगेगा कि जो सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर हाई है? अगर मार्केट में बहुत ही कम सप्लायर्स हैं कंपनी की रिसोर्सेज के लिए, कंपनी को रॉ मटेरियल देने वाली जो सप्लायर्स हैं वो बहुत ही कम है मार्केट में, तो क्या होगा, सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर हाई होगी। साथ ही अगर हाई स्विचिंग कॉस्ट है तो बार्गेनिंग पावर हाई होगी। हाई स्विचिंग कॉस्ट कैसे? एक सप्लायर्स जिससे आप प्रेजेंट टाइम में ले रहे हो, उसके बदले में किसी और सप्लायर से अगर इनपुट लोगे, तो अगर आपको ज़्यादा खर्च करनी पड़ रही है, ज़्यादा कॉस्ट लग रहा है, तो हाई स्विचिंग कॉस्ट होगी, तो क्या होगा, सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी। और ऐसे कंडीशंस में क्या कर सकते हैं, सप्लायर्स जो चाहें तो अपने अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ा सकते हैं। और कब सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर लो होगी? जब मार्केट में बहुत सारे सप्लायर्स अवेलेबल होंगे आपके रिसोर्सेज के लिए, आपके रॉ मटेरियल्स के लिए अगर बहुत सारे सप्लायर्स हैं, तो क्या होगा, बार्गेनिंग पावर जो रहेगी सप्लायर्स की वो लो रहेगी। स्विचिंग कॉस्ट अगर लो रहेगी तो क्या होता है, सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर लो रहती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एक सप्लायर्स जिससे आप प्रेजेंट टाइम में ले रहे हो, वो अगर अपनी रिसोर्सेज की प्राइस को इंक्रीज़ कर देंगे तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी चाहे तो दूसरे सप्लायर से अपने लिए रॉ मटेरियल परचेज कर सकती है। इसीलिए सप्लायर्स की जो बार्गेनिंग पावर रहेगी वो लो रहेगी। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। सो इसमें क्या क्या पॉइंट देखने होते हैं? इसमें देखने होते हैं कि एक कंपनी के पास कितने बायर्स हैं, साथ ही हर एक कस्टमर कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ये देखना होता है। तो बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स का मतलब है कि कस्टमर्स के पास एबिलिटी है कि वो प्रोडक्ट के प्राइस को हाई या लो कर सकती है। एक कंपनी के पास कितने कस्टमर्स हैं और हर एक कस्टमर कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, साथ ही कंपनी को अपने प्रोडक्ट के लिए न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कितनी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट लग रही है। तो ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, कस्टमर्स की बार्गेनिंग पावर को डिसाइड करते हैं। कंपनी के पास अगर स्मॉलर कस्टमर बेस है, बट क्या है, ये साइज़ में तो स्मॉलर है बट पावरफुल कस्टमर्स हैं, क्योंकि ये बिग ऑर्डर्स देते हैं, तो इनके पास क्या होगी, बार्गेनिंग पावर जो रहेगी बायर्स की हाई रहेगी। नेक्स्ट, अगर छोटे छोटे कस्टमर हैं, इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बल्क में प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं करते, तो कंपनी के पास क्या चांस होता है, वो अपने प्रोडक्ट के लिए हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं और अपने लिए प्रॉफिटेबिलिटी गेन कर सकते हैं। तो इसमें क्या होती है, इस सिचुएशन में जो कस्टमर्स की बार्गेनिंग पावर रहती है, बायर्स की बार्गेनिंग पावर रहती है, वो लो होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। इसका मतलब है कि मार्केट में न्यू कॉम्पिटिटर्स के आने के चांसेस हैं। सो इसमें क्या क्या पॉइंट्स देखने होते हैं, कितनी एंट्री कॉस्ट हो रही है मार्केट में एंटर करने के लिए, न्यू एंट्रेंट्स जो रहते हैं उनके लिए कितनी कॉस्ट लग रही है एंट्री के लिए, कैसी ये मार्केट है, स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड है या फिर नहीं, ये देखना होता है। क्या मार्केट में हमेशा न्यू एंट्री हो रही है, एग्जिट्स हो रहे हैं, ये देखना होता है, या फिर कुछ बिग प्लेयर्स जो रहते हैं इंडस्ट्री के वो डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट में। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि इसमें कंपनी को देखना होता है। सो अगर न्यू एंट्रेंट्स के लिए मार्केट में कोई बैरियर नहीं लगाए गए हैं, गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज़ नहीं हैं जो कि न्यू एंट्री में बैरियर बन सकती है, कोई पेटेंट वगैरह की भी इशू नहीं है, तो मार्केट में न्यू कॉम्पिटिटर्स ईजिली आ सकते हैं। सो थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स क्या है, फर्म के लिए हाई है।
और इसी के ऑपोजिट अगर बहुत सारी गवर्नमेंट की रेस्ट्रिक्शंस हैं, पेटेंट्स लगाए गए हैं, मतलब बैरियर्स बहुत ज़्यादा रहेंगे न्यू एंट्रेंट्स के लिए, तो क्या होगा, फर्म के लिए लो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स होंगे। उनके लिए जो थ्रेट्स रहेंगी न्यू एंट्री की वो एक कंपनी के लिए कम होगी। चलिए लास्ट पॉइंट देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। सबसे अच्छा एग्जाम्पल, इजी एग्जाम्पल क्या है, टी एंड कॉफ़ी। तो टी कॉफ़ी का सब्स्टिट्यूट है, कॉफ़ी टी का सब्स्टिट्यूट है। एक का प्राइस बढ़ जाएगा तो उसके जो कस्टमर्स रहेंगे, अगर टी के कस्टमर्स हैं, ऑटोमेटिकली वो स्विच करेंगे कॉफ़ी की ओर। और कॉफ़ी का प्राइस अगर इंक्रीज़ हो जाएगा तो क्या करेगी कस्टमर्स, ऑटोमेटिकली वो टी की तरफ झुकेगी। इसमें एक कंपनी को क्या क्या देखना होता है, इसमें कंपनी को देखना होता है कि मार्केट में कंपनी की प्रोडक्ट की सब्स्टिट्यूट अवेलेबिलिटी कैसी है। तो थ्रेड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशंस हाई कब होंगे, अगर मार्केट में प्रोडक्ट की सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, इजीली सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो क्या होगी, कंपनी के लिए थ्रेड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन हाई रहेगी। और उसी की जगह पे अगर प्रोडक्ट की कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो क्या होगी, कंपनी के लिए ऑटोमेटिकली थ्रेड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन लो होगी और कंपनी अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसे हाई कर एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर सकती है। ये हो गई 5 फोर्सेस पोर्टर्स की। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आए लाइक शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।